हाँ, ये शानदार टॉपिक है। और ये यूं समझिए कि बिजनेस करना सिखा देगी। इसमें और ही अलग आनंद है। अच्छा, अब ऐसा लगता है कि साहब वो भी अच्छा था तो ये और भी अच्छा है, वो पढ़ा उससे बेटर है ये। इसमें और भी आनंद आएगा आपको। ये बेसिकली मैक्सिमाइजिंग ऑफ वेल्थ है। वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है हमें, धन को। आप सोचेंगे धन क्या होता है, बताइए। हाँ, पहले तो धन बताइए ना, होता क्या है, धन क्यों नहीं है बताओ आपके पास में। मैं वेल्थ की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या होता है धन? मनी, वेल्थ क्या होता है? हाँ, पैसा कमाना वेल्थ होता है। अरे यार, छोटी बात कर दी तूने। बड़ी बात कर, बड़ी, और बड़ी। वेल्थ किसे कहेंगे? बताइए, धन किसे कहते हैं? असेट्स को कहते हैं। ये थोड़ी बड़ी बात कर रहा है तो उसे। और बताओ, और बताओ, वेल्थ किसे कहेंगे? हम्म बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, धन तो धन ही होता है। हम्म हम्म। और बताओ, और धन क्या होता है? हाँ भाई कौशल, तू बता, धन किसे कहते हैं? धन क्या होता है? कहते हैं ना, सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, धन है। हाँ, तो मतलब धन जो होते हैं हमारे यहाँ, हम आर्थिक धन की बात कर रहे हैं। आर्थिक धन की। एक सामाजिक धन भी होता है। सामाजिक धन, ये सोशल वेल्थ है हमारी, सोशल वेल्थ है हमारी, संबंध, रिलेशंस। ये वेल्थ है, इसको मैक्सिमाइजिंग करना है, मैक्सिमाइज करना है हमें। ये हमारे सोशल रिलेशंस, हमारे सामाजिक धन है। और आर्थिक धन क्या है? जो ये बात कर रहा था, एक तो बात कर रहा था कि साहब मुझे तो पैसे कमाने हैं, पैसा कमाना है, ये बात कर रहा था लाभ कमाने की, कि मतलब लाभ को मैक्सिमाइजिंग करना चाहेगा ये। और ये भाई साहब करने चाहेंगे पूंजी का अधिकतमकरण करना चाहेंगे, पूंजी का अधिकतम करना, अधिकतम करना। और जो आप बात कर रहे थे, वो करना चाहेंगे अपना व्यापार को, मतलब बिजनेस, मतलब जो मार्केटिंग बढ़ाना चाहेंगे, आप नेटवर्थ बढ़ाना चाहेंगे। मार्केटिंग की बात कर रहे थे, मार्केटिंग विस्तार। तो बेसिकली ये तो प्रॉफिट है आपका। इससे आप असेट्स क्रिएट करके नेटवर्थ बढ़ाएंगे, नेटवर्थ। और इससे मार्केटिंग करके आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे आपका, टर्नओवर। हाँ, टर्नओवर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो बेसिकली प्रॉफिट जो होता है हमारा, ये प्रॉफिट क्या है? ये प्रॉफिट एक व्यक्तिगत हित है। इसके लिए आदमी ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेगा तो स्वार्थी हो जाएगा। और जो आप असेट्स क्रिएशन की बात है, असेट्स क्रिएशन, जैसे मान लीजिए आप जो भी कमा रहे हैं, उससे आपने नई असेट्स खरीद ली, फिर और असेट्स खरीद ली। असेट्स से क्या हुआ आपका? असेट से क्या हुआ? असेट से आपका नेटवर्थ बढ़ा, नेटवर्थ बढ़ने से आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और प्रोडक्शन के साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। असेट्स क्रिएशन का मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट से आपका प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन से आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा साथ में, प्रोडक्शन के साथ में। एम्प्लॉयमेंट के बाद में आपकी इनकम भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी। ये सारे आयाम आपके चलेंगे इसमें। ये चीज़ों को सोचिए आप, क्या क्या चीज़ें रहेंगे। और टर्नओवर जो होगा हमारा, जो टर्नओवर होगा, वो टर्नओवर केवल आपका वॉल्यूम बढ़ाएगा। जो नेटवर्थ होगी ना, इसके अनुपात में बढ़ेगा टर्नओवर। यदि आपका नेटवर्थ कम हुआ तो टर्नओवर कितना बढ़ा सकते हो? फिर चोरी करोगे, जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करोगे। तो आपके पास जो भी इनकम आती है, वो जरा का जरा क्या करना चाहिए आपको? वो सारा का सारा आपको कामकाज करना चाहिए टर्नओवर बढ़ाने पे।
वो नेटवर्थ बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। और सरकार का फोकस भी नेटवर्थ बढ़ाने पर ही होता है। ये सरकार का फोकस है हमारा। तो किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइजिंग ऑफ मनी किस प्रकार से की जा सकती है, ये हमें देखना है। बोलिए। अब हम बात करें कैपिटल की। भाई कैपिटल क्या होती है? असेट्स। कैपिटल क्या होती है? असेट्स कह दो चाहे कैपिटल कह दो। हाँ, इनकम। इनकम जनरेट होती है। ये नेशनल इनकम हो सकती है, या आपकी पर्सनल इनकम हो सकती है, या आपके जब एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ाएंगे तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी। सोचिए कि ये कितना गजब कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। कैपिटल क्या होती है? पूंजी कोई आपसे कहे तो आप कहेंगे पूंजी वह होती है जो उत्पादन कार्य करती है, उत्पादन गतिविधियां करती है। और प्रोडक्शन एक्टिविटीज होंगी तो आप समझ लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रोडक्शन, तीनों चीजें जनरेट होगी। तो हमें कैपिटल पे फोकस करना है, हमें प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना। और यदि प्रॉफिट पे फोकस करेंगे, क्या रहेगी आपकी जिंदगी? हम करते रहे यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं। अब हम इस पे आ गए हैं, कैपिटल पे। कैपिटल करना है। कैपिटल होगा तो टर्नओवर अपने आप बढ़ जाएगा। कैपिटल ही नहीं है तो टर्नओवर कैसे बढ़ेगा आपका? और फिर जब आप कुछ आपकी इनकम जनरेट हो, फिर वापस और नेटवर्थ बढ़ा लो, फिर और नेटवर्थ बढ़ा लो। तो आपकी नेटवर्थ जो जो बढ़ती जाएगी त्यों त्यों आपका टर्नओवर अपने आप ही बढ़ता जाएगा। और आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो उनकी संख्या में वृद्धि होती जाएगी। आप सहारा ग्रुप की बात कर रहे हो तो सहारा ग्रुप 1978 से चला, और आप देखेंगे कि कितना बड़ा कारोबार कर लिया उन्होंने। 11 लाख एम्प्लॉयज उसके यहाँ काम करते थे। 1 लाख करोड़ का टर्नओवर था देन 2010 के आसपास उनका। सोचिए आप कितने लोगों को आप दे रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है आपका, इसमें चार चीजें हैं आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो सोर्स ऑफ कैपिटल्स है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक कैपिटल कोस्ट है, और एक डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है। चार चीजें आपकी जरूरी है। तो इन चीजों को जानना है। आपसे तो सवाल पूछा जाएगा 15 शब्दों में, 50 शब्दों में, इसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। लेकिन हम बात करें कि संगठन में अधिकतम लाभ के स्थान पर धन के सृजन करके उसके मूल्य में वृद्धि की जाती है। हम क्या करते हैं कि हमारा फोकस क्या रहा है अब? पहले तो प्रॉफिट पे फोकस होता था, अब हमें वेल्थ के क्रिएशन पे फोकस कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन पे। अब देखिए धन में क्या क्या आता है। धन में क्या क्या आता है, कोई आपसे कहे? धन में आपकी नगद दी आती है, बोलिए। नगद धन होता है कि नहीं होता? लोग इसको ही, कैश को ही धन मान लेते हैं जनरली। बोलो। कैश को ही धन मानते हैं ना। नगद के अलावा धन क्या होगा आपका? सोना। बोलिए गोल्ड। गोल्ड हुआ कि नहीं हुआ? धन। तीसरा आपकी गाड़ी घोड़े, है ना? गाड़ी घोड़े, बोलो। जो भी है, मतलब पशुपालन हो गए आपके, व्हीकल्स हो गए। चौथी चौथा धन क्या हो गया आपका? भूमि, भवन, क्या हो गया है? आप, और ये मशीनरी और उपकरण हो गए आपके धन। ये सारे के सारे धन के प्रकार हैं। वेल्थ, इकोनॉमिक, आर्थिक धन के वो है। एक सोशल वेल्थ भी है जिस पे हम दूर होते जा रहे हैं, इकोनॉमिक वेल्थ पे हम फोकस कर रहे हैं। जो लोग इस पे फोकस करते हैं ना, कैश पे, वो ज्यादा प्रभावी नहीं होते। हमारे जो ग्रामीण समुदाय है वो केवल इस पे फोकस करता है, कैश मिल जाए उसको बचा के रखता है कि बेटी के ब्याह में खर्च करना है। और कुछ महिलावादी विचारक है हमारे यहाँ, है ना, नारीवादी, है ना? तो वो कहेंगे सब बेटी का ब्याह ही क्यों, सवामणी क्यों नहीं होती, है ना? कुछ कहेंगे कि सब ये चीजें हैं। तो ये चीजें नहीं है।
हाँ, तो बेटे के ब्याह में भी खर्च कर दिया उसने। तो ये चीजें नहीं है, आपके पास में गोल्ड होना चाहिए, आपके पास में सिक्योरिटीज, आजकल तो सिक्योरिटीज भी तो धन का हिस्सा है। सिक्योरिटीज बोलिए, कौन सी सिक्योरिटीज? आपके शेयर हो गए, ये भी तो आपका धन है। बॉन्ड हो गए, डिबेंचर हो गए, आपके टी बिल्स हो गए, एनएससी हो गए, केवीपी हो गए, है ना, प्रोमिजरी नोट हो गए, सिक्योरिटी पेपर्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे क्या है, धन के हिस्से हैं। गाड़ी घोड़े हो गए, ये चीजें। तो हमें फोकस ये करना चाहिए, इस पे होना चाहिए हमारा फोकस, ध्यान रखिएगा। यदि आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी पे फोकस करते हैं तो आप मैक्सिमाइजिंग ऑफ वेल्थ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वेल्थ का मैक्सिमाइजिंग कर सकते हैं। और यदि इस पे फोकस नहीं है आपका, तो आप मैक्सिमाइजिंग ऑफ वेल्थ नहीं कर सकते। ये तो कंज्यूम करेंगे, बोलो। कैश होगा तो कंज्यूम होगा, चाहे बैंक में हो, सेविंग अकाउंट्स में, चाहे आपके नगद के रूप में, कैसे भी हो। गोल्ड होगा, गोल्ड भी रखा रखा प्रगति नहीं करता। गोल्ड पे तो विश्वास है लोगों का, इसलिए लोग वो कर रहे हैं। तो गोल्ड की क्या वैल्यू है देखा जाए? प्रोडक्टिविटी थोड़ी देता है गोल्ड। हाँ, जंग तो सरकार के एक जबान लगा देगी कि भाई सोने को, गोल्ड को हम आज से अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं मानते। बस जंग लग गई, फिर क्या करोगे आप? यूएनओ, विश्व की सरकार, विश्व की सरकार बोलेगी, आईएमएफ बोलेगी, वर्ल्ड बैंक बोलेगी, तब ये चीज होगी। गोल्ड हमारे लिए मानक नहीं रहा, फिर क्या करोगे? मेटल्स की जो बात है कि मेटल्स की वैल्यू होती है, ये मेटल्स है, गोल्ड भी एक मेटल्स है। लेकिन गोल्ड सबसे महंगा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको इंटरनेशनल डायमेंशंस में इसको एक स्टैंडर्ड्स घोषित किया गया है। और वो भी 1971 में और कम हो गया जब से अमेरिका ने डॉलर को वरीयता दी। तो सोने से ज्यादा तो डॉलर खरीद लीजिए आप, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है उसकी वैल्यूज में। ये चीज हो गई। अब जो गाड़ी घोड़े हैं, ये कंज्यूम ही करेंगे, बताइए। गाड़ी आप लेकर आ गए, आप लाओ तो गाड़ी, फिर वो लेके आओ, पिकअप लेके आओ या ट्रोला लेके आओ, वो तो कुछ प्रोडक्टिविटी देगा। आप इनोवा लेकर आ रहे हो, आप बड़ी गाड़ी लेके आ रहे हो लग्जरियस, वो तो कंज्यूम ही करेगी। अब घोड़े में भैंस गाय लेके आओ जो आपका प्रोडक्शन करे। आप घोड़ा, हाथी, ऊंट ये लेके आ रहे हो, नहीं शाही सवारी करेंगे हम तो, शाही सवारी। तो ये क्या होगा? सोचिए, इन चीजों को समझिए। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की बात है कि आपके पास पैसा है, आपने एक एग्रीकल्चर प्लॉट खरीद लिया कि भाई ये बढ़ने वाला है धीरे, वो रहेगा। एग्रीकल्चर प्लॉट पे केवल एग्रीकल्चर ही की जाती है, काश्तकारी कानून ये कहता है। कृषि कार्यों में उपयोग नहीं किया जाता। आप यदि प्लॉट खरीद रहे हो तो खरीदो ना, यूआईटी का खरीदिए, नगर पालिका का खरीदिए, या ग्राम पंचायत का खरीदिए, जो आवासीय भूमि में आता है या कमर्शियल भूमि में आता है। भूमि भी कौन सी, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल हो तो फायदेमंद है, रेजिडेंशियल तो क्या फायदेमंद। तो करवाएंगे तो हम देंगे ना 100% की छूट आपको, 1 रुपया नहीं लगेगा। क्यों टेंशन लेती हो? यदि आप कमर्शियल, इंडस्ट्रियल कामकाज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो हम देंगे आपको, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। कितना ही लगे, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख, एक सर्टिफिकेट देंगे, हमारा तो एक कागज चलेगा बस, वो दे देना संबंधित अफसर को, सारे माफ। हाँ, और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स नहीं पढ़ी क्या आपने? ऐसा तो वर्षों से होता आ रहा है, 20 सालों से। तो काम करे तो लैंड खरीदे, तो कमर्शियल इंडस्ट्रियल खरीदे। बिल्डिंग्स आपने बना ली, आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, तो बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्रोडक्शन दे सकता है। और यदि आप घर बनाने के लिए लैंड खरीद के बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो वो आपके लिए कोई काम की नहीं है। दुनिया के पास खूब है, किराए पे लीजिए, हाँ, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कीजिए, पी लो आप, हाँ?
ये चीज है। दूसरा मशीनरी और उपकरण, आपके पास में प्लांट एंड मशीनरी है, यही तो आपको प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी देगा। अब बिना मशीनरी के बिना उपकरण के कैसे प्रोडक्शन करेंगे? मैं यहाँ सर्विसेज जनरेट कर रहा हूँ, मेरे पास में एक मॉडर्न इंटरेक्टिव पैनल है, इस मॉडर्न डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल से मैं कामकाज कर रहा हूँ, तो बताइए मुझे सर्विसेज बेहतर हुई कि नहीं हुई? पहले से बेटर सर्विसेज देने लगा हूँ कि नहीं देने लगा? तो ये चीज़ है। प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन अभी इसको एनकैश नहीं किया गया है। हम्म हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप 24 घंटे इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, इससे बहुत सारे कामकाज हो सकते हैं इनसे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम आप समझे कि मैक्सिमाइजिंग ऑफ वेल्थ का मतलब क्या समझे? क्या समझे? मैक्सिमाइजिंग ऑफ वेल्थ का मतलब हुआ कि आप ऐसी एसेट्स क्रिएट कीजिए ताकि प्रोडक्शन बढ़े आपका। जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी। और हम बेसिकली उसी के लिए कामकाज करते हैं, जनरल परसेप्शंस तो यही है। और जब आपका बढ़े, आप अंतरप्रेन्योर है, बढ़े तो आप तो अपनी नेटवर्थ बढ़ा लेना, और जो केवल इनकम अपने घर के उसके लिए कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो बेचारा अपना गुजारा कर लेगा, आजीविका कमा लेगा। ये दो कॉन्सेप्ट्स है। इसमें आपके पास ज्यादा इनकम है तो आप नेटवर्थ बढ़ाना, उसके पास में बेचारे के पास में कम इनकम आती है तो बेचारा वो गुजारा बत्ता करेगा, अपना लाइवलीहुड आजीविका चलाएगा। नहीं, नेटवर्थ, नेटवर्थ होती है मशीनरी। लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी में निवेश नेटवर्थ कहलाता है। लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी में निवेश नेटवर्थ है। और जब नेटवर्थ आपकी होगी तभी तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन से जो मार्केटिंग करके जो इनकम प्राप्त हुई वो टर्नओवर हुआ आपका। और टर्नओवर के बाद में जो आपका कॉस्ट आई है, जो कैपिटल कॉस्ट घटा के जो आपकी सेल है, सेल में कॉस्ट घटा दी आपने, तो सेल में कॉस्ट घटा दी तो आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया, ये चीजें हैं। जैसे ये ऐसी कहावत है, ऐसा कहते हैं कि यदि आपकी 5 लाख की कैपिटल कॉस्ट है तो आपका 5 टाइम टर्नओवर होना चाहिए, 25 लाख होना चाहिए, 3 से 5 होना चाहिए। कैपिटल आउटपुट रेशियो की जो बात आती है वो 3 से 5 गुना होना चाहिए, तो आपका फायदा। तो आप समझ लीजिए कि और होता है। आप क्या सोचते हो कि होता है? जैसे मान लीजिए हमने 5 लाख रुपए का ये सारा कामकाज किया, तो आप देखेंगे साल भर बाद में स्वतः ही हमारा 5 टाइम या 3 टाइम प्लस टर्नओवर हो जाएगा। ये मैंने महसूस किया है, और कुछ किया नहीं किया। बहुत मायने रखती है नेटवर्थ। तो प्रॉफिटेबिलिटी जब आपका टर्नओवर है, अब टर्नओवर तो प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लीजिए, आपने यूनिट कॉस्ट कितनी की है, आपने कॉस्ट कटिंग की है, आपने कितने जो रेस्पॉन्सिबल सेंटर्स में कॉस्ट सेंटर को कितना प्रभावी बनाया है, प्रॉफिट सेंटर को कितना प्रभावी बनाया है। आप अकाउंटिंग में जाइएगा ना, हमने अकाउंटिंग में पढ़ाया था ये, तो आप अपने आप ही सीख जाएंगे ये चीजें। समझे कि नहीं समझे? अब हम बात कर रहे हैं कि धन का अधिकतमकरण शेयरों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। बेसिकली मैक्सिमाइजिंग मनी है, हमारा मैक्सिमाइजिंग ऑफ मनी है, वो शेयरों के मूल्य में वृद्धि करना है। अब शेयरों के मूल्य में वृद्धि करना तो आपका थोड़ी वो कंपनी का हुआ। देखिए, एक 10 रुपए का शेयर कब 100 रुपए का हो जाए, ये मैक्सिमाइजिंग ऑफ मनी है। कहते नहीं कहते, जब आईपीओ जारी होता है तो उसकी एक्चुअल शेयरों की वैल्यू होती है 10 रुपया का शेयर, मतलब 10 रुपया में। जब आप उससे वंचित हो गए तो आप क्या करते हैं कि जिसने मान लीजिए 25% शेयर किसी कंपनी है जो जनता को अपने शेयर बेचती है, तो अपनी पूंजी का 25% शेयर जनता को ऑफर करना पड़ता है 5 साल के भीतर। समझे? जैसे मान लीजिए एक, देखिए मेरा सुन लीजिए आप इसमें, 1 करोड़ 5 करोड़ से तो कम पब्लिक सेक्टर, 5 करोड़ से कम तो सेकेंडरी बाजार में जा ही नहीं सकते। मान लीजिए आपकी 10 करोड़ की नेटवर्थ है,
10 करोड़ की क्या है, नेटवर्थ है। नेटवर्थ समझ गए आप, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। इस 10 करोड़ में के शेयर होल्डर्स कितने हैं आपके? अभी फिलहाल 5 शेयर होल्डर है, 2-2 करोड़ की इक्वल पूंजी है, 4 या 5 शेयर होल्डर्स हैं। ये 5 शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में, ये शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ये शेयर होल्डर्स कह सकते हैं नहीं जी हम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं रहेंगे, हमारे कर्मचारी नियुक्त कर देंगे, उनको डायरेक्टर्स बना देंगे, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना देंगे, चेयरमैन का कोई आपका शेयर होल्डर्स में से एक हो सकता है। तो ये 5 शेयर होल्डर्स कहेंगे कि साहब मैं अब आईपीओ जारी करेंगे प्राइमरी सेक्टर में, इनिशियल पब्लिक ऑफर, समझ गए? ये चीजें आएंगी इसमें आगे चल के। इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करेंगे तो ये आपको 25% जनता को ऑफर करना जरूरी होगा। ऑफर 5 वर्ष में, 5 वर्ष में मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है जो 10 करोड़ का नेटवर्थ रखती है, और मैं पहली बार यदि मैं चाहता हूं कि मेरी जो पैसा है, मेरी नेटवर्थ बढ़े, मेरे पास में लोन लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़े, तो मैं जनता को ऑफर करूंगा मेरा शेयर। मैं 10% शेयर ऑफर करना चाह रहा हूं जनता को, पहली बार आईपीओ लेके आ रहा हूं मैं शेयर मार्केट में एनलिस्टेड होने के लिए। तो 10 करोड़ का मतलब 1 करोड़ के शेयर मैं बेच रहा हूं। मेरी प्रारंभिक पूंजी 10 करोड़ थी, इस प्रारंभिक पूंजी में मैं 1 करोड़ के शेयर बेच रहा हूं। इस 1 करोड़ के शेयर में 10 रुपए के भी शेयर हैं, 50 के भी हैं, 100 के भी हैं, 500 के भी हैं, 1000 के भी हैं। ये शेयरों के मूल्य हैं अलग अलग प्रकार के, समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो ये आपने शेयर खरीदे, आपने शेयर खरीद लिए, अब 1 करोड़ के हमने ऑफर कर दिए जनता को, लॉन्च कर दिया कि आज हमारा आईपीओ लॉन्च हो रहा है और आप हमारे शेयर खरीद लीजिए। तो जो कॉस्ट हमने रखी है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया आपने खरीद लिया, और ये शेयर 90 डेज के भीतर भीतर हमारे बिक जाते हैं, 90 दिन के भीतर। तो हाथों हाथ से भी हमें क्या करती है, सेकेंडरी मार्केट में एनलिस्टेड कर देती है, क्योंकि जनता को आपकी कंपनी के बारे में पता है, विश्वास है, इसलिए तो 90 डेज में शेयर खरीद लिए आपके। हो गया काम ये। अब हो गया तो ऐसे ही हमने 90 डेज में फिर दोबारा आईपीओ आया, तीबारा आया, तो इस तरीके से 2 साल में, 3 साल में इन्होंने 25% के शेयर बेच दिया। 90 दिन के नहीं तो वापस आईपीओ जारी होंगे। सेबी के डायरेक्शन से कि भाई तुम क्यों परेशान होते हो, नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। हाँ हाँ हाँ, 2-3 में कर देगी, भाई तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो क्यों जारी करते हो, लेकिन प्रयास तो हर कोई करता है ना। जब एक बार सरकार गिर गई थी अटल जी के, तो उन्होंने उनका क्या किया कि प्रयास सब करते हैं, मैंने भी किया सरकार बचाने का प्रयास। अगली बार जब आऊंगा तो पूर्ण बहुमत से आऊंगा, देखना। प्रयास है ये तो। हमसे पूछा, हमारा ट्रांसफर कर दिया किसी ने कि यार आप ट्रांसफर रुकवा लाए, उनके सब प्रयास करते हैं, मैंने भी किया, मेरा रुक गया। मैंने कहाँ गलती की? क्योंकि आपको यदि मुख्यालय से दूसरी जगह भेज दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हम कर रहे हैं, प्रयास हर व्यक्ति करता है, ये ध्यान रखेगा। तो हम बात कर रहे हैं इसकी कि हो गया आपका 25% शेयर आपने बेच दिए। अब 25% शेयर के बाद में अब उसके पास बेचेगा ही नहीं, वो 25% के शेयर ही सेल परचेज होंगे, एस&पी होंगे, इसी को सेंसेक्स कहते हैं। तो आपके 25% है, आप उस वक्त 10 रुपए के शेयर नहीं खरीद पाए। अब आप चाहते हो ये शेयरों का मूल्य 15 रुपया हो गया, 10 की बजाय वर्तमान वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपए के शेयर की कितनी है, 15 रुपया। और कोई ऑफर, जिसने मान लो रजनीश ने पहले 10 रुपए के शेयर खरीदे थे, रजनीश कहा कि मैं बेचूंगा, फिर बेच रहा है। एस&पी होती है, सेल एंड परचेज होता है वहां पे। तो रजनीश वो 15 रुपए में बेच देगा, मैं खरीद लूंगा। मैंने खरीद ली है, मैंने 1-2 साल रखे कि यार मुझे बेच देना चाहिए, 25 रुपया का शेयर हो गया वो, 10 रुपए का ही, वो 25 रुपए का, चलो हाँ मुझे कम, आप ज्यादा ले रहे हो, मैंने भाई 1.5 साल इंतजार भी किया है ना। तो 25 रुपया का मैंने वो कर लिया। हाँ, तुम तो 6 महीने में बेच दिया, मैंने 1.5 साल में इंतजार किया। मैं घाटे में भी तो जा सकता हूँ, वो 10 रुपए भी तो आ सकता है उस शेयर का मूल्य, यदि मार्केट कंपनी नहीं चल रही है तो। मैंने 25 के, ऐसे ऐसे कभी कभार आपने देखो 10-10 रुपए के शेयर 300-300, 400-400 रुपए के हो जाते हैं।
तो ऐसे ये मार्केट वैल्यू बढ़ती है। नेटवर्थ तो उसकी मान लो 100 करोड़ है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 1,000 करोड़ है। वो उसकी वजह है कि जनता कर रही है सारा काम काज। पैसा कौन दे रही है? जनता। समझे कि नहीं समझे? ये खेल शेयरों का है, इस बात को समझ ले। और क्या, जनता के पैसों से काम करता है, इसीलिए तो वो कहलाती है क्या, लिमिटेड कंपनी। इसीलिए लिमिटेड है, वो सरकारी है। वही बात है। जो भी हुए हैं तो वो फिर वो गड़बड़ झाले करने लग जाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर्स में, सिक्योरिटीज के सेक्टर्स में, जो कंपनीज के सेक्टर्स में फोकस होती है सरकार का, आरबीआई फोकस करता है, सेबी फोकस करता है कि कहीं जनता के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर दे। और क्या है। अब क्या किया इन्होंने, मान लो 10 करोड़ हो गई इसकी शेयर। अब 10 करोड़ के तो इन्होंने 25% बेच दिए। अब मान लो ये 10 करोड़ की और मशीनरी खरीद लाए, तो 20 करोड़ रुपया, मतलब सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन और ले लिया इन्होंने 20 करोड़ का। अब 20 करोड़ को गया तो इनकी कितनी हुई? 25% राशि, 5 करोड़। फिर वापस इनके आईपीओ जारी होंगे, उस वक्त खरीद लेना। इसलिए फोकस होता है। जैसे हमारी एक कंपनी है इंश्योरेंस के, सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनी, वो उसका नेटवर्थ बढ़ता जाता है हर साल, तो उसके आईपीओ आते रहते हैं। और पूरा फोकस होता है लोगों का कि उस कंपनी के शेयर खरीदें। एक बहुत बड़ा बैंक है हमारा पब्लिक सेक्टर का, उसके यदि आईपीओ जारी होते हैं तो लोग चाहते हैं कि उसके आईपीओ खरीदें। क्योंकि मैं नाम क्यों लूं, मुझे एडवर्टीजमेंट करे तो मैं नाम नहीं लूंगा कि सो एंड सो कंपनी है ना। तो ये चीज है। समझे कि नहीं समझे? हाँ। हाँ, शेयरों का मूल्य बढ़ना ही तो हुआ है, 10 का 15 हो गया, 15 का 25 हो गया। उसकी ग्रोथ रेट देख के, उसके प्रोडक्शन को देख के, उसका कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है, इसको देख के एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने आपको करंट में नहीं पढ़ाया था कि यदि आप निवेश करें शेयर बाजार में तो क्या क्या चीज का ध्यान रखें? कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखें, कंपनी के नेटवर्थ का ध्यान रखें, कंपनी का टर्नओवर का ध्यान रखें, कंपनी का प्रोडक्शन का ध्यान रखें, कंपनी की इंटरनल सिचुएशंस क्या क्या चल रही है उन सब का ध्यान रखें। समझे कि नहीं समझे? तो हम क्या करते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व। हाँ, क्या बेसिकली क्या है, क्योंकि लाभ का अधिकतमीकरण करना एक अस्पष्ट उदाहरण है। अस्पष्ट है, ये क्लैरिफाइड नहीं है। ये एक सामाजिक उत्तरदायित्व की अनदेखी करता है। यदि हम संपत्ति के अधिकतम पर बल देंगे तो कोई बुराई नहीं है। लाभ के अधिकतम पर बल देंगे तो लोग कहेंगे कि यार ये तो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है ना। तो अल्पकालिक प्रवृत्ति है, लाभ तो अल्पकालिक है, कितने दिन चलेगा लाभ। लेकिन आप संपत्ति का, असेट्स का आप मैक्सिमाइजिंग करता है तो ये दीर्घकालिक प्रवृत्ति को बताता है और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति कमिटेड करता है। यदि मेरी नेटवर्थ बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का मेरा जुड़ाव होगा मेरे संगठन के प्रति, तो संगठन के प्रति जब जुड़ाव होगा तो सोशल इंटरेस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? अपने आप बन जाएगा सोशल इंटरेस्ट, है ना। और संगठन की प्रतिष्ठा और साथ में क्रेडिट में भी वृद्धि होती है। ये संगठन के मालिकों और निवेशकों के भविष्य में अधिक लाभ प्रदान करता है। आज यदि आप सोशल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं तो अपने आप ही शेयर होल्डर्स को लाभ मिलेगा, और शेयर होल्डर्स भी चाहेंगे कि आप आगे नेटवर्थ बढ़ाएं उसकी। ये चीजें आपकी चलती है। अब हम बात करें वित्तीय प्रबंध के जो आधुनिक, हाँ, वित्तीय प्रबंध का आधुनिक उद्देश्य क्या है? देखिए, मॉडर्न उद्देश्य क्या है? मॉडर्न उद्देश्य लाभ अधिकतमीकरण करना, लाभ अधिकतमीकरण करना, और के साथ साथ धन तथा संपत्ति का अधिकतमीकरण करना है। ध्यान रखना हमें, वेल्थ का और प्रॉपर्टी का मैक्सिमाइजिंग करना है। संपत्ति होती है प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा। आपके एक तो आई इसमें धन आया, वेल्थ, एक आया संपत्ति, प्रॉपर्टी, एक आया परिसंपत्ति, असेट्स, असेट्स, एक आया पूंजी, कैपिटल। बताइए क्या अंतर है इनमें? बताइए, कोई आपसे पूछे क्या अंतर है, अंतर बताइए। वेल्थ, प्रॉपर्टी, असेट्स, कैपिटल। और क्या है? क्या बात करते हो? देखे जाओ आप तो। क्या क्या
परिसंपत्तियों से क्या होता है, जैसे उत्पादक गतिविधियां बढ़ती है, उत्पादक गतिविधियां बढ़ती है, को बढ़ावा मिलता है, देना पूंजी कहलाता है। बोलो, ये आपकी पूंजी हुई। असेट्स का, आप असेट्स से क्या होगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ाएंगे तो ये पूंजी कहलाएगी आपकी। कोई कहते कैपिटल है, ये देश की कैपिटल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कहते थे कि वो देश की कैपिटल थी, देश की पूंजी थी, क्योंकि वो देश के लिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहे थे, सर्विसेज ऐसी दे रहे थे जो देश की पूंजी कहलाई। तभी तो निधन हुआ उनका, मृत्यु नहीं हुई, ध्यान रखेगा। निधन हुआ क्योंकि हमने धन खो दिया। ये धन भी यही है, धन, वेल्थ भी पूंजी जैसा ही है। जो संपत्ति क्या होती है, संपत्ति, प्रॉपर्टी जो है वो मूर्त और अमूर्त हो सकती है। मूर्त और अमूर्त, वो अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति। हाँ, चल चल हो गई है, चल अचल हो गई, चल वह अचल, अचल। तो मूर्त और अमूर्त में क्या हुई, जो विजिबल और इनविजिबल, नॉन विजिबल, इनविजिबल होगा, हाँ। तो विजिबल में क्या हुआ, मूर्त संपत्ति जो हमें दिखाई देती है, क्या क्या हुई, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। और अमूर्त में क्या हो गया, आपकी बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा का अधिकार, पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट्स, आईपीआर जो हो गए, या अमूर्त संपत्ति हो गई। अब चल में क्या होगी, मूवेबल में क्या हुई, गाड़ी, घोड़ा, नकदी, सोना, सिक्योरिटीज, ये चल हो गई। अचल में क्या हुआ, लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। और असेट्स क्या होती है, असेट्स, ये संपत्तियों का, जब संपत्तियों को हम उत्पादन गतिविधियों के लिए प्रयोग करने लग जाते हैं, वो परिसंपत्ति बन जाती है। संपत्ति बेसिकली पड़ी हुई है, रखी हुई है, वो संपत्ति है। और यदि वो हम उस उद्देश्य से उसका परचेज करते हैं तो वो परिसंपत्ति है। हम संपत्ति खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, असेट्स नहीं। कहते हैं प्रॉपर्टी खरीदते हैं, असेट्स नहीं। जैसे आपने पैसे हैं आपके पास में, आपने एक प्लॉट खरीद लिया, तो कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी है। और यदि उस प्लॉट को आप कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए खरीदते हैं तो वो आपके असेट्स हो गई। समझे कि नहीं समझे, ये असेट्स ही आगे चल के पूंजी बनेगी, कैपिटल बनेगी। कहते हैं देश के असेट्स हैं ये, मैं भी देश की असेट्स हूँ, है ना? तो ये है, बस कैपिटल बनना बाकी है मेरा। हम्म, क्या चीज़ है। तो ये बातें अपने हो गई। तो हम बात करें कि ये जो कोई भी व्यवसायिक संस्थान है, वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन व्यवसायिक रणनीतियों के माध्यम से काम करता है। कोई भी बिजनेस यदि स्टार्ट होता है तो वो दो उद्देश्य से काम होता है। पहले तो शॉर्ट टर्म उद्देश्य उसका क्या है, लॉन्ग टर्म उद्देश्य क्या है। शॉर्ट टर्म तो ये है कि वह साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मतलब इतना सा दे दीजिए कि हमारा घर का खर्चा चल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो हो गए वो बात अलग, तभी तो लोग 2 जून की रोटी मिल जाए। हम्म, हाँ, तो ये चीज है, दाल रोटी का हिसाब किताब हो जाए हमारा। हाँ, अल्पकाल में होने वाले त्वरित लाभों की ओर ध्यान देता है। दूसरी ओर दीर्घकालीन स्थायी परिसंपत्तियों के लाभ जैसे धन और संपत्ति का अधिकतमीकरण करना चाहता है। बेसिकली कोई भी बिजनेस, कोई भी कामकाज हम करते हैं, उनका अल्पकालीन उद्देश्य होता है। और अल्पकालीन उद्देश्य क्या होता है कि भाई इतना करा ले कि एक तो जो हमारे कामकाज कर रहे हैं उनकी तनख्वाह चली जाए, और उससे इतनी इनकम हो जाए कि हमारा घर का खर्चा चल जाए, वो लाभ इतना मिले। और जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको हम असेट्स क्रिएशन पे फोकस कर दे, ये उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ये मैक्सिमाइजिंग ऑफ मनी है। इकोनॉमिक्स ही है पूरा है, कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स है, बिजनेस के साथ इकोनॉमिक्स है, जो जानना है हमें। हाँ, मैं इसीलिए तो पढ़ा पा रहा हूँ कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का हूँ। यदि मैं इकोनॉमिक्स का नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ा पाता ये चीज़ों को। तो
किसी वित्तीय प्रबंधक को क्या करना चाहिए, फर्म या कंपनी के हित में संपत्तियों का सृजन करने के साथ साथ फर्म के शुद्ध मूल्य में, मतलब नेट वैल्यूज में वृद्धि के भी प्रयास करने चाहिए। ध्यान रखिएगा, नेट वैल्यूज में वृद्धि हो। नेट वैल्यूज क्या हुआ, आपका वॉल्यूम बढ़े, आपका टर्नओवर बढ़े, इस पे भी फोकस करें। ऐसे नहीं है कि आप नहीं जी मैं तो नेटवर्थ बढ़ाऊंगा। अरे नेटवर्थ क्या है, आपका वॉल्यूम बढ़ा क्या, आपके खरीदार ही नहीं है, आपके कस्टमर ही नहीं है, तो ऐसे असेट्स क्रिएशन करके भी क्या करोगे, ये चीजें हो गई। तो मूलतः शुद्ध वर्तमान मूल्य क्या होता है, किसी व्यवसायिक गतिविधियों से प्राप्त कुल राजस्व प्राप्ति में से किए गए प्रारंभिक निवेश को घटाने से प्राप्त होता है। इसको तो मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू किसे कहेंगे, ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू में से आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट घटा दिया, वो है बेसिकली जो आपने निवेश किया। मान लीजिए हमारा वर्तमान मूल्य हमें निकालना है। वर्तमान मूल्य कैसे निकालना है कि नेट हमारी सेल कितने की हुई, मान लो 5 करोड़ की सेल हुई, 5 करोड़ की सेल हुई और 3 करोड़ का हमारा क्या था, निवेश था। तो 2 करोड़ की आपकी क्या हो गई, नेट वैल्यू हो गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी, एनपीवी हो गया 2 करोड़ रुपया। समझे कि नहीं समझे, इस बात को समझिए। समझे आप इन बात को। अब क्या होता है कि जहाँ कंपनी स्वरूप होता है, जहाँ कंपनी फॉर्म होता है, देखिए ये चीज़ों को तो वहाँ जरूरी हो जाता है कि जहाँ कंपनी फॉर्म होता है वहाँ पूंजी एकत्रण का प्रमुख आधार क्या है, शेयरों का इश्यू करना। देखिए वहाँ कैपिटल तो उनकी बढ़ जाती है, जो जो शेयर इशू करते जाते हैं त्यों त्यों उनकी वैल्यूज बढ़ती जाती है। शेयर का जब S&P होता है, सेल एंड परचेज होता है, तो उनकी नेटवर्थ बढ़ जाती है। तो शेयरों के मूल्य से तात्पर्य क्या है, इक्विटी शेयरों के मार्केट वैल्यू से होता है, एम वैल्यू, मार्केट वैल्यू। मैंने बताया था ना 1 करोड़ 1 लाख करोड़ की तो आपकी नेटवर्थ है, और आपने इतना जोरदार कामकाज किया, आपके बाजार में वैल्यू बढ़ गई, तो आपके 5 करोड़ 5 लाख करोड़ रुपया की आपकी मार्केट वैल्यू हो गई। केवल जान लीजिए, डेफिनेशन तो सब दे दोगे। हाँ कि भाई आपसे पूछेंगे शुद्ध मूल्य क्या होता है, पूछे जाए तो नेट वैल्यू क्या होता है, पर पूछेंगे नहीं, आप तो उससे तो पूछे धन का अधिकतमीकरण क्या होता है, कितना पूछेंगे। ये शेयरों के मार्केट वैल्यू क्या होती है, कंपनी के मार्केट वैल्यू असेट वैल्यू में वृद्धि होना। बोलो, ये वृद्धि हुई कि नहीं मार्केट वैल्यू। और शेयरों में कमी गिरावट का तात्पर्य यह है कि उसकी असेट्स वैल्यूज में कमी माना जाना। ये बात तो जाननी चाहिए ना एक जागरूक नागरिक को। वो शेयर बाजार में पैसे लगाएगा जागरूक नागरिक, जब कल पैसे आ जाएंगे तो उसके पास में, फिर वो कह देगा नहीं जी मैं तो बर्बाद हो गया। अरे क्यों बर्बाद हो गया, ये चीज है। मूलतः वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, कंपनी के इक्विटी शेयरों के बाजार मूल्य को अधिकतम करना होता है। कंपनी का फोकस आजकल ये हो गया है कि हमें फोकस ये करना, जो इक्विटी शेयर है हमारे, इक्विटी मतलब समान, जो भी हमने 10 रुपया का 20 रुपया का 50 रुपया का शेयर आवंटित कर रखे हैं जनता को, उसकी वैल्यू में बढ़ाना है हमें। अब वैल्यू बढ़ाने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए कोड ऑफ एथिक्स की जरूरत है, कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है। वहाँ ध्यान रखते हैं एक एक चीज का। यदि पता लग जाए ना कि उस कंपनी की साख पर बट्टा हो गया, वहां पता लग जाए कि इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, 2 मिनट में शेयर डाउन हो जाते हैं। इसलिए वो इनकम टैक्स की चोरी नहीं करते, वो जीएसटी की चोरी नहीं करते। वो अपने कर्मचारी, कोई कर्मचारी उनका लेबर ऑफिस में चला जाए, फैक्ट्री एंड बॉयलर में चला जाए, शिकायत करने के साथ मेरे लेबर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, या हो सकता है कि उस पर अखबारबाजी हो जाए कि एनजीटी ने बंद करवाई कंपनी को, एनजीटी ने कंपनी को बंद कराई, तो आपके शेयर मार्केट में गिरावट आ जाएगी। इसलिए जितना बड़ा कॉरपोरेशन होता है उतनी बड़ी उसके बहुत सारी चीजों की जरूरत हो जाती है। तो अब वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, 2 उद्देश्य है, एक तो लाभ अधिकतम करना, एक नेटवर्थ बढ़ाना। बेसिकली मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, परंपरागत सिद्धांत है ये, लाभ कमाना है, हमें लाभार्जन करना है। और वित्तीय प्रबंधन भी ये कहता है कि लाभार्जन होना चाहिए। इसके संबंध में तर्क दिए जाते हैं कि लाभ क्यों बढ़ाया जाना चाहिए। बेसिकली लाभ अधिकतम करना विवेक के आधार पर आधारित, विवेक के आधार पर है ये।
है ना, कि आपकी रैशनैलिटी, भाई आप कितना बढ़ाना चाहते हो, आपका विवेक कहता है नहीं जो मैं तो ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, ज़्यादा बढ़ा लीजिए। कम बढ़ाना चाहते हो, कम बढ़ा लीजिए, मैं कम कमाऊंगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, तो वॉल्यूम वाला फैक्टर तो वहाँ चला जाएगा। दूसरा है, अधिकतम लाभ आर्थिक कुशलता का सूचक होता है। कोई लोग कहते हैं कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट लीजिए, लोग जानेंगे यार कितना एफिशिएंट है। कई लोग तो इस वजह से भी लाभ कमाना चाहते हैं, वो अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लोग कहते हैं कि देखो उससे सीखिए कितना एफिशिएंट है वो। इनमें बिजनेस घरानों में चलती है, हम तो बिजनेस घरानों में भी उठापटक रखते हैं ना। पहले तो राजाओं के यहाँ उठापटक रखते थे, है ना, अब हम बिजनेस घरानों में रखने लगे। हमारे लिए बिजनेस राजा हो गए कि नहीं हुए? तो ध्यान रखो, पहले हम राजाओं के सारे हालचाल जानते थे, कौन कहाँ क्या कर रहा है। आज हम बिजनेस घरानों पे नजर रखते हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंट आप कितने हो, लाभ कमा रहे हो तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए लाभ कितना है। पिछले साल मेरा इतना था, अब की बार इतना था। जब इनकी बैठकें होती है ना, इनके भी सेमिनार वर्कशॉप होते हैं, तो बेस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट अवार्ड गोज टू सो एंड सो, तो इनको हो जाते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने कमाया, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया पिछले साल से, कितनी नेटवर्थ में वृद्धि की, कितनी टर्नओवर में वृद्धि की। इनके अवार्ड जारी किए जाते हैं बिजनेसमैन के। तो यही होती है, लोगों में चलता है, ये तो ट्रेडिशनल था, अब कुछ नहीं है। इसमें संसाधनों का कुशल उपयोग बताता है कि आपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कितना किया है। तीसरा, ये मोटिवेशन का सोर्स है, आप लाभ अर्जित कर रहे हो तो आप सोचोगे यार मजा आ गया, अगली बार और ज्यादा, अगली बार और ज्यादा, ये चीजें चलती है। लेकिन आप देखिए, मूल्यांकन कीजिए, यूं आ जाए, धन का अधिकतमीकरण सिद्धांत लाभ अधिकतमीकरण है, टिप्पणी कीजिए, यूं आ जाए सवाल, तो कैसे करोगे टिप्पणी? तो आप बताएंगे कि साहब ये तीन तो आधार ये बता दिए हमने, चार आधार, फिर इसका मूल्यांकन कर देंगे, हो गए 50 शब्दों में। कि लाभ अधिकतमीकरण करना कंपनी का उद्देश्य नहीं होता, यदि इसे महत्व दिया जाता है तो कई जोखिम, जैसे अधिक जोखिम होना, कई कुप्रभाव, संकीर्णता में फंस जाना, सामाजिक लाभों से वंचित हो जाना, संगठन के कार्मिकों का हित न कर पाना, सामाजिक और चारित्रिक मूल्यों की कर लाभ अर्जित करना, संकीर्ण मानसिकता का द्योतक होता है। मतलब सामाजिक और चारित्रिक मूल्यों की अवहेलना करना, मतलब आप अवहेलना कर रहे हैं, तो ये संकीर्ण मानसिकता का द्योतक है। तो आपका कैरेक्टर का पता लगता है कि आप किस कैरेक्टर के व्यक्तित्व हो, जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अब हम मैक्सिमाइजिंग ऑफ वेल्थ की बात करें, लाभ अधिकतम की जगह, तो व्यावसायिक प्रबंधन में संपत्ति का अधिकतमीकरण करना प्रमुख हो गया है। इसलिए अधिकांश कंपनियां अपने शेयरों के स्टॉक में क्रय विक्रय करती है, ताकि उसकी नेटवर्थ और वैल्यू में वृद्धि हो सके। धन अधिकतमीकरण के लाभ क्या क्या होता है इससे? भावी रोकड़ प्रभाव, जैसे कैश फ्लो है, कैश फ्लो बढ़ता है, हमने बताया था ना, कैश फ्लो और फंड फ्लो। अब देखिए हमारा पुराना वीडियो देखिएगा, जो नहीं आया है वो वीडियो देखना, हमने 8 घंटे का फुल वीडियो डाला है, 8 घंटे का फुल वीडियो, वो 8 घंटे की है, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग और बजटिंग, 8 घंटे के, तो उसको देखना, तो उसमें पता लगेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और फंड फ्लो स्टेटमेंट्स क्या है। तो इसमें क्या होता है कि धन अधिकतमीकरण के निम्नांकित लाभ, भावी रोकड़ प्रभाव का मूल्य लिया जाता है। क्या होता है कैश फ्लो, बताइए, कैश फ्लो में क्या क्या आता है? आपके पास में नकदी कितनी है, किसी कंपनी के पास में उत्पादन गतिविधियां चलाने के लिए जो नकदी कितनी है, गोल्ड कितना है, सिक्योरिटीज कितनी है ना। तो ये सारी चीजें हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में था, ताकि वो कार्यशील पूंजी का उपयोग करके, उसे कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग करके अधिकतम उत्पादन कर सके। ये मैंने पढ़ाया था आपको कैश फ्लो में, और फंड फ्लो भी पढ़ाया था ऐसे ही मैंने। तो इससे क्या होगा कि ये प्रभावी निर्णय कर सकता है, इससे वित्तीय संस्थानों जैसे शेयर होल्डर्स और सभी का हित साधता है, मतलब सभी का हित सत्ता है। क्योंकि जब आप करेंगे, आप नेटवर्थ बढ़ाएंगे, तो आपके वित्तीय संस्थान आएंगे, बैंकर्स आएंगे, वो लोन देंगे आपको। शेयर होल्डर्स होंगे, आपके शेयर होल्डर्स में वृद्धि होगी, अभी 5 शेयर होल्डर्स हैं, कल 10 हो जाए। इसलिए सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त है इसकी। और दूसरा, इससे वित्तीय आवश्यकताओं में ऋण और पूंजी में संतुलन बनाया जा सकता है। आप जैसे ऋण ले रहे हैं, तो ऋण तो कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइबिलिटीज है।
तो आप पूंजी बढ़ा दी आपने, तो आपकी पूंजी के अनुपात में ऋण कितना, डीएससीआर पढ़ाया था मैंने आपको इसमें, डीएससीआर, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसमें ये बताया था कि आपकी नेट सेल्स के मुकाबले आप कितना पे कर रहे हैं। दूसरा है कि इससे न्यूनतम जोखिम, उच्च गुणवत्ता वाला और संतोषप्रद लाभांश नीति को बनाए रखा जा सकता है। आप इसमें लो रिस्क रख सकते हैं, आप हाई क्वालिटी रख सकते हैं, यदि आपकी नेटवर्थ ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट रखेंगे तो 2 4 5 10 साल की रहेगी आपकी कंपनी। आप यदि प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेंगे तो एक जो मशीन है ना उसकी भी वैल्यू होती है 10 साल, 5 साल, वो खत्म रहा, आप खत्म। आपने तो लाभ कमाया, लाभ कमा के खा लिए पी लिए और कुछ वो ऐश कर लिया, एंजॉय कर लिया। आपने देखा होगा कैसे ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर भी आते हैं हमारे पास में, क्या था जी, तो अब किसी जमाने में हमारी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, वो इंडस्ट्रीज में मशीनरी खत्म हो गई तो हम भी खत्म हो गए। क्या आपने सोचा ही नहीं, आपका प्लान ही नहीं था। इसलिए इसमें वो चीजें रहती है। और गुणवत्ता कैसे मेंटेन करेंगे, 5 साल बाद में तो गुणवत्ता ही खराब हो जाएगी आपकी, या हो सकता है कि वो तकनीक ही आउटडेटेड हो जाए जिस तकनीक पे आप काम कर रहे हैं। आप 1,000 करोड़ का, आपका टर्नओवर 1,000 करोड़ का है, तो आपको ये देखना है कि ये कितने, मान लो आपके 200 करोड़ के नेटवर्थ में 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, तो मतलब 5 टाइम आपको दे रहा है ये, सेल 5 टाइम दे रहा है आपके नेटवर्थ के, आपको बढ़ाना चाहिए। वो डिमांड्स भी है आपकी, तो 100 करोड़ और बढ़ा लो ताकि 1,500 करोड़ हो जाए अगले साल। डिमांड भी तो देखी जाती है, कई दफा क्या होता है कि आपकी तो है, तो वो सब चीजों को देखता है, मार्केटिंग डिमांड से नहीं है मान लो आपके प्रोडक्ट की, तो क्यों बढ़ाएगा वो नेटवर्थ अपनी, ऐसे थोड़ी बढ़ा देगा कि हर कोई आदमी बढ़ा रहा है, ऐसे नेटवर्थ नहीं बढ़ाता, बहुत चीजें सोचता है वो। तो ये चीजें हो गई, आपकी लाभांश नीति बनाए रखी जा सकती है। अब दूसरा है, इस प्रकार स्पष्ट है कि धन का अधिकतमीकरण का उद्देश्य, लाभ अधिकतमीकरण के उद्देश्य श्रेष्ठ है। इसमें लाभों पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म की दृष्टि से किसी भी संस्था के मूल्य का वास्तविक सूचक उसके शेयरों की मार्केट वैल्यू होती है, जो पर शेयर कितने अर्जन किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, शेयर होल्डिंग का समय, जोखिम आदि घटकों से परिलक्षित होता है। तभी तो कहते हैं कि आप शेयर होल्डिंग करते हैं, मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो आप कितने दिन तक रखते हो, आपका विश्वास रहेगा तब तक ही तो रखोगे आपका शेयर। विश्वास रहेगा तो इसका मतलब ठीक चल रहा है उसका कामकाज। अब हम धन अधिकतमीकरण के उद्देश्य देखें, तो धन अधिकतमीकरण का उद्देश्य क्या है, संस्था या कंपनी के नेटवर्थ में वृद्धि करना, बोलो, ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है शेयरों के मूल्य में वृद्धि करना, ये लिख सकते हैं ना, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं हम, ये चीजें जान गए तो। किसी भी व्यवसाय में दीर्घावधि के लिए स्थिरता प्रदान करना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहेंगे आप। समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। तीसरा क्या है, निर्णय प्रक्रिया को व्यापक और तार्किक बनाना। संस्थागत प्रबंध की कुशलता को प्रभावी बनाना, ये उद्देश्य है। आपसे पूछा जाएगा धन का अधिकतमीकरण क्या होता है, ऐसे सवाल आए हैं, धन के अधिकतमीकरण के उद्देश्य बताइए, दो ही चीजें हैं आपके सिलेबस में जिसके अनुसार है, तो इसमें ही करना है आपको, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इसमें मैंने सारी बातें आपको बता दी है, जिससे आपको लगेगा कि ये, हाँ, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी मर्जी से आप 4 कारण लिख सकते हो, लोग रटेंगे, आप अपनी मर्जी से करके आएंगे। अब हम सोर्स ऑफ कैपिटल देखें।